नमो नमः। अहं प्राध्यापक डॉक्टर सोनिया पटेल अस्मि। अहं गुजरात आर्ट्स एंड साइंस महाविद्यालये प्राध्यापिका अस्मि। गीतम् मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडाये वनराजः धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिः खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः भाग्यविधायिनि निजार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं शंसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यं जीवन लक्ष्यं न हि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः। धन्यवादः। नमो नमः। संस्कृत भारती गुजरात प्रान्तस्य सौराष्ट्र प्रान्तस्य च संपर्क विभागेन आयोजिते अस्मिन् मनोवाणी कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्माकं मध्ये संस्कृताभिमानी महोदयः वक्तृरूपेण समुपस्थितः अस्ति। श्री नवीन भाई सेठ महोदयः गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलपतिः वर्तते। महोदयः प्रख्यातः शिक्षणविद् कुशल प्रबन्धकश्च अपि वर्तते। अद्य एतेषाम् उद्बोधनं वयं श्रोष्यामः। माननीय श्री नवीन भाई सेठ महोदय। नमस्कार। मनोवाणी के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ओर से नमस्कार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं संस्कृत भारती के आयोजकों को भी खास
अभिनंदन करता हूं कि कोविड-19 की इस पैंडेमिक परिस्थिति में उन्होंने मनोवाणी कार्यक्रम माध्यम से संस्कृत भाषा के लिए ये जो कार्यक्रम रखा है और सभी तज्ञों अलग-अलग क्षेत्र के उनका मनोगत, उनकी मनोवाणी संस्कृत के बारे में क्या है, वो बताने के लिए कार्यक्रम रखा है। और कार्यक्रम की विशेषता भाई यही है कि एक ही विषय, लेकिन समाज के विभिन्न क्षेत्रों के तज्ञ वही विषय पर अपने विचार रखते हैं। शायद आज मैं भी जो विचार व्यक्त करूं, उनकी जो भावना है, उन जो विचार है, शायद कुछ पूर्व तज्ञ ने कहा होगा, कहीं उनकी भावना सिमिलर रूप से मेरे इस मनोवाणी में भी होगी। आज जो विषय है संस्कृत के बारे में मुझे आपको बताना है, तो एक अच्छी बात मुझे याद आती है। हमारे जो सत्याग्रह का जो आंदोलन चलता था देश भर में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उनके साथ विनोबा जी भी थे। तो विनोबा जी ने एक भूदान आंदोलन चलाया था। वो गांव-गांव में जाते थे और भूदान के बारे में सबको बताते थे। सभी प्रांत में जाते थे और जहां जाते थे वही प्रांत की भाषा में बोलते थे। उड़ीसा में गए तो उड़िया भाषा में बोलते थे, तमिलनाडु में गए तो तमिल भाषा में बोलते थे, आंध्र में तेलुगु में बोलते थे, कर्नाटक में कन्नड़ से बोलते थे, केरल में मलयालम में बोलते थे। तो एक युवक ने प्रश्न पूछा कि विनोबा जी, इतनी भाषा का प्रभुत्व आप कैसे लिया? 17 भाषा आप जानते हो, उसका रहस्य क्या है? तो विनोबा जी ने इस युवक को बताया कि मित्र, तू संस्कृत भाषा सीख ले। तू संस्कृत सीखेगा तो तुझे ये सब भाषा एकदम सरलता से सीख सकेगा। तो संस्कृत इस प्रकार की भाषा है, जननी है, भाषाओं की जननी है। उन्होंने भी बताया है कि विश्व की जितनी भाषाएं हैं उनमें से 97% भाषा वो संस्कृत से आई है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन हमारे देश में स्थिति क्या है? कुछ भी रीजन होगा। हम 1200 साल से हम गुलामी की स्थिति में रहे थे। हमारा जो साहित्य था, वो साहित्य को जलाया गया। सबको मालूम है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, वहां जो ज्ञान का भंडार था, वह पुस्तकें 6 महीना तक जली। ज्ञान का भंडार यहाँ था। दुनिया के लोग कुछ भी विषय पर पढ़ने के लिए, પછી विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इधर आते थे, हिंदुस्तान में आते थे। और वो साहित्य था, वो संस्कृत भाषा में था। तो आज स्थिति कैसी हो गई? आंबेडकर जी खुद कहते थे कि मुझे संस्कृत सीखने के लिए जर्मनी जाना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी जब चर्चा होती थी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज कौन सी भाषा हो सकती है, बहुत चर्चा चली। आदरणीय अंबेडकर जी ने स्पष्ट बताया कि इस देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज संस्कृत ही हो सकती है। आप 15 साल तक एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को रखो, मेन टाइम संस्कृत का प्रचार प्रसार करो और संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होगी।
ऐसा उनका स्पष्ट मत था। लेकिन हम सबको मालूम है कि आज तक उसका कुछ निर्णय नहीं हुआ, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश ये चलता रहा। तो इतना संस्कृत का महत्व है, इतनी पुरानी भाषा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई भी मंगल प्रसंग हो, आज की तारीख में कोई प्रसंग हो, अच्छा या बुरा, जो रिचुअल्स होती है संस्कृत में ही होती है। आज भी संस्कृत में होती है। कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी जाओ, जो कुछ पूजा पाठ जो होता है, कर्मकांड होता है, संस्कृत लैंग्वेज में ही होता है। तो इस देश को जोड़ने वाली हमारी सांस्कृतिक धरोहर है संस्कृत भाषा। लेकिन चित्र क्या है? 2001 की जो सेंसस थी उसमें बताया था कि संस्कृत जानने वाले कितने लोग? 14,238। इतना बड़ा देश, यही स्थिति। संस्कृत भारती के प्रयत्नों से अभी 2011 में वो संख्या में कुछ और बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारी अपेक्षा के मुताबिक वो नहीं हुई है। वो चिंता का विषय है। इसके लिए संस्कृत भारती पूरे विश्वास से देश भर में ये संस्कृत के प्रचार प्रसार का काम करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार ने भी जो कुछ किया, लेकिन संस्कृत भारती के प्रयत्नों से जो हुआ, इससे संस्कृत को धीरे 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 इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह हो रहा है। इस भाषा, वो जितना साहित्य है इस भाषा में, साइंस है, साइंस के जितने सब्जेक्ट्स है, फिर रसायन शास्त्र हो, एस्ट्रोनॉमी हो, शिल्प शास्त्र हो, आर्कियोलॉजी, कोई भी कुछ भी बोलो, वो सबका सब साहित्य संस्कृत भाषा में मिलेगा। आज पूरे कोविड-19 का पेंडेमिक दुनिया भर में है, लेकिन आरोग्य का पूरा साइंस वो चरक संहिता में मिलेगा, सालंदर संहिता में मिलेगा, अष्टांग हृदय में मिलेगा, माधव निदान में मिलेगा। ये जितना साहित्य है सभी संस्कृत भाषा में है। अरे जर्मनी ने तो चरक संहिता के नाम पर वहां एक शास्त्र शुरू किया, उसका नाम दिया चरकोलॉजी। 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत वहां चलता है। हिंदुस्तान की बात संस्कृत को अच्छी तरह किसी ने अपनाया है तो जर्मनी ने अपनाया है। आप जर्मन भाषा देखो, फ्रेंच देखो, स्पेनिश देखो, डेनिश देखो, सब की सब संस्कृत से ही आई भाषा है। मैं तो कोई लिटरेचर का एक्सपर्ट्स नहीं हूं, लेकिन जो लिटरेचर के एक्सपर्ट्स है वो ये पूरी हिस्ट्री जानते हैं। अरे जर्मनी में तो जो उसकी एयरलाइंस है सबसे बड़ी, लुफ्थांसा, LUTHANSA, लुफ्थांसा, उनकी एयरलाइन का नाम है। तो हमारे एक कोई तज्ञ उसमें गए कि लुफ्थांसा कैसे आया नाम, तो जर्मन भाई ने बताया ये संस्कृत से हमने लिया है। भारत में पहले जो हंस होते थे, जो आज लुप्त हो गए, लुप्त हंस से बना लुफ्थांसा। तो जो लुप्त हो गई है जो स्पेसीज हंस की, उसी नाम से उन्होंने एयरलाइंस का नाम बनाया लुप्तहंसा। तो
जर्मनी ने अच्छी तरह जान लिया है कि किसी भी साइंस में आगे जाना है, ओरिजिनल स्टडी करनी है, तो संस्कृत सीखनी होगी और संस्कृत से हमको ये साइंस मिलेगा। आज हमारे देश में क्या तकलीफ है, मैं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हूं और कई लोग हमारे ये वास्तुकला में और इसी शास्त्रों में स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए उनको लिटरेचर का आदमी की सहायता लेनी पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि उनको संस्कृत मालूम नहीं है। अभी कोई एक विषय का तज्ञ और दूसरे विषय का तज्ञ से जब उसकी ट्रांसलेशन में हेल्प लेता है, तो कभी कभी ठीक तरह से वो मीनिंग ट्रांसलेट नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में पूरी तरह जो ओरिजिनल साइंस है वहां तक वो जा नहीं सकता, ये मुश्किल ही है। तो एक केवल लिटरेचर की भी भाषा नहीं है, जितना साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको हमारा ये पुराने शास्त्रों को पढ़ना है, तो ट्रांसलेटर की मदद लेने से वो पूरी तरह नहीं पढ़ सकेगा। उनको खुद संस्कृत सीखना पड़ेगा, और जो आज अमेरिका भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, खुद वहां के साइंटिस्ट खुद इस संस्कृत पढ़ रहे हैं। नासा में भी एक डिवीजन है संस्कृत स्टडी के लिए, वो भी खुद साइंटिस्ट खुद पढ़कर वो उसका मीनिंग निकालते हैं। और जितनी भाषा है उनका कुछ लिमिटेशंस है। सपोज आज इंग्लिश बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंग्लिश का आप देखो 26 उसका टोटल है फॉन्ट्स, और कितने कम शब्द है। सपोज मौसी, मामी हम बोलते हैं, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है मैटरनल आंटी। मैटरनल आंटी वो मौसी है, वो मामी है, नहीं मालूम पड़ेगा। लिमिटेशंस, भाषा के जितने पैरामीटर्स है वो सभी पैरामीटर्स में संस्कृत कॉम्प्लाई करती है। सब बेस्ट भाषा का सभी पैरामीटर्स कॉम्प्लाई करती है। उसकी वो देखो कितने शब्द है, 208 अबज शब्द संस्कृत का यूज हुआ है, और भी नए नए होते जाते रहते। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि बहुत बड़ा कुछ लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस है, संस्कृत में बहुत छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंस से वो पूरा हो सकता है, बता सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द वर्ड। उसकी मूल भावना बताता वाक्य बिल्कुल छोटे वाक्य में, पूरा पैराग्राफ भी एक छोटे सेंटेंस में संस्कृत में पॉसिबल है। बाकी भाषाओं में क्या होता है, समय समय पर उसका व्याकरण का रूल्स रेगुलेशंस भी बदला जाता है। इंग्लिश का भी देखो कॉन्स्टेंटली बदला जाता है। संस्कृत में आज से हजारों साल पहले जो पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है, उसमें एक कॉमा और फुल स्टॉप का भी परिवर्तन नहीं करते हुए वही ग्रामर के आधार पर ये भाषा विज्ञान चलता है। संस्कृत का कोई परिवर्तन नहीं। तो ये उसकी ब्यूटी है, संस्कृत की ब्यूटी है। ऐसे बहुत प्रकार की, सपोज
पानी के लिए इंग्लिश में शब्द है वाटर, लेकिन वाटर कैसे, वो ये वाटर शब्द आया पानी के लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो नहीं होता है, कुछ मीनिंग नहीं होता है उसका। वही वाटर के लिए संस्कृत में जल शब्द है, केवल जल नहीं, 30 शब्द है पानी के लिए, और 30, ऑल द 30 they describe the meaning which is the property of the water। वो पानी की जो गुण है पानी के, वो बताते हैं। इसी प्रकार के 30 शब्द है। अग्नि, फायर, फायर के लिए है अग्नि, 34 वर्ड्स है संस्कृत में फायर के लिए। अग्नि मीन्स अग्र, जो ऊपर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे 34 से 34 शब्द जो फायर की, अग्नि की प्रॉपर्टी बताता है, तो वही शब्द है। तो एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज है, 100% साइंटिफिक। तो इसी प्रकार की ये भाषा है। तो ये कोई कर्मकांड की भाषा नहीं है। ऐसा भी नहीं है, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी ये भाषा एक्सटिंक्ट, इट इज इन डेंजर जोन, अभी वो भाषा मर गई, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये सब गलत बातें हैं। आज भी संस्कृत वही फॉर्म में जीवित है, और कुछ साहित्य हमारा जला दिया गया, आज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ बचा साहित्य है वो भी बहुत है। अभी इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो उनकी समझ में नहीं आता है भारत का जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है दुनिया में जो बनाया है। सपोज कंबोडिया में जो अंगरकोट का मंदिर है, बहुत विशाल, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है अंगरकोट का, 9 मंजिला का मंदिर है। एक एक मंजिले पर आप जाएंगे तो आपका शरीर आपको हल्का हल्का फुल्का लागेगा, और जब 9th फ्लोर पर जाएंगे, 9वें मंजिले पर जाएंगे, आपका शरीर एकदम हल्का होगा, और अपनी छाती के या हृदय के बाहर ऐसे एक टच करेंगे अपनी उंगली से, ओमकार की आवाज आएगी। ऐसा अद्भुत स्ट्रक्चर, इतना ये साइंस डेवलप होते हुए भी, टेक्नोलॉजी डेवलप होते हुए भी, ये मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बना सकते हैं। उनको ये सब वास्तुकला, आर्कियोलॉजी समझनी है तो उनके संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना ही होगा, उसको सीखना ही होगा, और उसके लिए उसको सबसे संस्कृत सीखना होगा। तो साइंस के जितनी ब्रांचेस है, मैं फार्मेसी का हूं, मुझे मालूम है कि हम जो लोग हर्बल में स्टडी करते हैं, लेकिन हम आधार लेते हैं चरक संहिता का, क्योंकि उसमें लिखा है नास्ति मूलम औषधम, एक भी मूल ऐसा नहीं है, नॉट ए सिंगल रूट विदाउट एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। और आधुनिक साइंस तो जानता है ये 2000-3000 वनस्पतियों का मेडिसिनल वैल्यू, 2.5 लाख वनस्पति भारत में होती है, वो सबका सब की मेडिसिनल वैल्यू सबको मालूम नहीं है। इतने भी अद्यतन साधन होते हुए भी इसके लिए चरक संहिता समझनी होगी, और चरक संहिता समझने के लिए संस्कृत सीखना होगा। इन शॉर्ट, ये हमारी भाषा है, देव भाषा है, भारत का हृदय है, सोल, ये भाषा। तो ये भाषा का प्रचार प्रसार के लिए हम सभी को मिलकर
प्रयत्न करना होगा। सुब्रश्य शीघ्रम, वो प्रयत्न आज से ही करना होगा, तो जरूर एक दिन आएगा कि जो समृद्ध हमारा जो पुराना जो साहित्य है, जो वारसा है, हेरिटेज है हमारा, वो फिर से वो भारत एक अपने गुरुस्थान पर बैठने के लिए जो हमारा एक स्वप्न है, वो स्वप्न हम देखेंगे। उसके लिए संस्कृत वो बड़ा साधन है। मुझे मनोवाणी कार्यक्रम के माध्यम से मेरा विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया आप सबको साथ, और इसके लिए मैं संस्कृत भारती का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।